नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम टाटा 407 के जो टर्बो गाड़ी है उसके बारे में, उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ से कौन सा पार्ट्स है और क्या उसका वर्क प्रोसेस है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एयर क्लीनर, जिसे वायु शोधक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर फिल्टर एलिमेंट होता है। अंदर की ओर क्या होता है? एलिमेंट होता है। कई बार इसको फिल्टर भी बोलते हैं, एयर फिल्टर भी बोलते हैं, लेकिन वैसे जो नाम है इसका एयर क्लीनर यानी कि वायु शोधक। फिल्टर एलिमेंट इसके अंदर की ओर होता है। यहाँ देखिए आपको जो डिवाइस दिखाई दे रही है, ये एयर क्लीनर सर्विसिंग इंडिकेटर है। कई बार क्या होता है कि आपकी जो एयर क्लीनर है, लगभग ये मान लीजिए 250-300 घंटे चलने के बाद में इसकी सर्विस की करवानी जरूरी होती है। तो कई बार जो हवा का जो फ्लो है वो आगे की ओर रुक जाता है और इसके माध्यम से वो रीसेट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे से जो हवा अंदर प्रवेश करेगी, इस मार्ग को हम इनलेट मैनिफोल्ड बोलते हैं। और यहाँ से देखिए जो दूषित गैसें बाहर निकलती हैं सिलेंडर से, उसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के नाम से जाना जाता है। और देखिए ये जो आपका इनलेट है ये वाला और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इसके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टर्बो चार्जर होता है। यहाँ देखिए इस ओर है ना, इस ओर ये क्या है? टर्बो चार्जर है। यहाँ आपको दो इम्पेलर दिखाई दे रहे हैं, एक तो जो इनलेट वाले मार्ग से आपको दिखाई दे रहा है और पीछे ये जो जुड़ा हुआ है वो आपका एग्जॉस्ट वाले से जुड़ा रहता है। ये टर्बो चार्जर है। एक्चुअल में क्या होता है, जब एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो सिलेंडर से बाहर निकलती हैं तो उस पीछे वाले इंपेलर पे क्या करती हैं, वो धक्का मारती हैं। लगभग ये मान लीजिए कि 55 से 85 psi जो प्रेशर होता है, उसका प्रेशर होता है, बढ़ भी जाता है। उस प्रेशर से वो इंपेलर घूमेगा, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा जो इंपेलर, जो इनलेट का जो मार्ग है, जो हवा अंदर जाने का मार्ग है, वहां पर जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा, यानी कि शक उत्पन्न होगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शुद्ध हवा खींचकर यहां से एयर क्लीनर के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शुद्ध हवा खींचकर इंजन सिलेंडर को भेजने का काम करेगा, जिससे 20 से 30% जो एक्स्ट्रा ताकत है वो इंजन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। तो जो टर्बो चार्जर है चल किससे रहा है? एग्जॉस्ट गैसों से, जिसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है, इंजन की दूसरी गैसों से वो चल रहा है। तो आम के आम गुठलियों के भी दाम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ और पार्ट्सों के बारे में थोड़ा बारीकी से जानते हैं। रेडिएटर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऊपर का हिस्सा इसका अपर टैंक के नाम से जाना जाता है और नीचे का हिस्सा लोअर टैंक के नाम से जाना जाता है। अपर टैंक और नीचे का हिस्सा लोअर टैंक। ठीक है, और यहाँ जो कैप बनी हुई है वो प्रेशर टाइप कैप होती है। कौन सी कैप होती है? प्रेशर टाइप। इसमें स्प्रिंग लोडेड प्रेशर वाल्व होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो ये प्रेशर वाल्व खुलकर उस प्रेशर को रिलीज कर देता है और कहाँ इकट्ठा हो जाता है? कूलेंट रिजर्वर बॉक्स में वो इकट्ठा हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का, ये कूलेंट रिजर्वर बॉक्स है जिसमें एंटी फ्रीज लोशन है वो डाला जाता है, फिल किया जाता है। इसमें लेवल भी लिखा हुआ है, देखिए बारीकी से देखिए। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल होता है। इतना लेवल देखो खाली रखने का क्या मतलब था, यानी कि जो वाष्पित रूप में जो इसके अंदर जो जल आया वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। जब जरूरत होती है तो वैक्यूम क्रिएट करके वो वापस उसको ले लेता है। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखो अगर संरचना की बात की जाए यहाँ रेडिएटर की, तो संरचना के अनुसार रेडिएटर को 3 तरीके से विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो यहाँ आपको जो रेडिएटर दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए सीधी सीधी आपको ट्यूब्स हैं और ये जो फिन्स आपको दिखाई दे रही है थोड़ी जिगजैग टाइप, यानी कि विद्युत धारा का जो एक सिंबल होता है उसकी तरह आपको प्रतीत हो रही है। तो यहाँ ये गिल्ड टाइप होता है। दूसरा जो होता है अपना रेडिएटर, उसमें क्या होता है कि सीधी सीधी ट्यूब्स होती हैं, एकदम सीधी सीधी, और जो फिन्स होंगी वो भी क्या होंगी? बिल्कुल सीधी होंगी। तो वो आपको मिलेगा ट्यूबुलर टाइप। और तीसरा जो प्रकार होता है उसमें आपको ट्यूब्स दिखाई देंगी और जो फिन्स होती हैं वो आपको दिखाई देंगी जैसे हनी कोम, यानी कि मधुमक्खी के छाते के समान। आजकल जो अपने कूलरों में पैड आ रही है, आपने देखा होगा हनी कोम टाइप की पैड आ रही है, उसके अनुसार मिलेगा। यहाँ आपको गिल टाइप रेडिएटर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं पार्ट्सों के बारे में दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये वैक्यूम बूस्टर या ब्रेक बूस्टर या ब्रेक सर्वो के नाम से इसे जाना जाता है। नीचे की ओर आपको जो दिखाई दे रहा है ये मास्टर सिलेंडर होता है। यहाँ ये मास्टर सिलेंडर है। यहाँ ब्रेक ऑयल कंटेनर या बॉक्स आप इसको बोल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि पहले जो गाड़ियां हुआ करती थी उसमें केवल क्या होता था, मास्टर सिलेंडर होता था और ब्रेक ऑयल कंटेनर ये बॉक्स हुआ करता था। तो तब ये था हाइड्रोलिक ब्रेक ही था, केवल क्या था, हाइड्रोलिक ब्रेक था। अगर पावर सिस्टम की पावर ब्रेकिंग की बात की जाए तो उसको 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। अगर शक्ति के अनुसार बात करें तो 2 तरीके से, मैकेनिकल ब्रेक और पावर ब्रेक। ये किस श्रेणी में आता है, ये पावर ब्रेक की श्रेणी में आता है। यहाँ ये जो ब्रेक सिस्टम है इसमें वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक और हाइड्रोलिक सिस्टम है वो क्या है, दोनों संयुक्त रूप से, यानी कि डबल एक्टिंग ये ब्रेक हो गए हैं। तो देखिए एक बार वैक्यूम बूस्टर या ब्रेक बूस्टर और यहाँ मास्टर सिलेंडर ब्रेक ऑयल कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब जैसे ही आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हो तो यहाँ इसके अंदर मास्टर सिलेंडर के अंदर पिस्टन होती है और वो ऑयल पे प्रेशर मारती है। तो ऑयल पे प्रेशर मारती है तो आपने पास्कल के नियम के अनुसार पढ़ा होगा, किसी भी तरल पदार्थ को अगर दबाया जाता है तो वो दबता नहीं है, वो समान दिशाओं में बराबर बहता है। तो आपको ये 2 नलिकाएं दिखाई दे रही है, प्रेशर पाइप आपको दिखाई दे रही है, जो कि एक अगले जो व्हील है उसमें ये डिवाइड हो रही है दोनों में, एक ये पिछले व्हील में जा रही है, वहां डिवाइड हो रही है। तो वहां इन नलिकाओं के माध्यम से जो आपके व्हील होते हैं उनके अंदर व्हील सिलेंडर होता है जो ब्रेक शू के बीच में होता है। तो जैसे उसको प्रेशर मिलता है वो ब्रेक शू को फैला देता है और वहां ब्रेक आपके लग जाते हैं। तो ये किसके अधीन है, पावर ब्रेक सिस्टम के अधीन है, जिसमें सर्वो वैक्यूम सहायता प्राप्त आपके ब्रेक आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों और पार्ट्सों के बारे में। यहाँ देखिए इंजन के बारे में थोड़ा सा और देखें। ऊपर की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है ये टेपिट कवर या सिलेंडर हेड डोर कवर के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ आपको ऑयल फिलर कैप दिखाई दे रही है और ये ऑयल फिलर, इसके माध्यम से भी इंजन ऑयल है जो फिल किया जा सकता है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक जो पाथ दूसरा है, यहाँ से भी आप जो है ऑयल फिल कर सकते हैं। और साथ साथ में ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है ये बैकम पाइप होती है। कहने का मतलब इंजन ऑयल है वो पार्ट्सों में होकर गुजरता है, तो वहां से फायर पॉइंट के अनुसार, फायर पॉइंट आपने किसी बुक में पढ़ा होगा कि जो आपका तरल पदार्थ होता है उसमें गुण होते हैं, जैसे विस्कोसिटी होती है, फ्लैश पॉइंट होता है, फायर पॉइंट। तो वो ऑयल है उन पार्ट्सों से होकर जब गुजरता है तो वो उसमें से जो वाष्पित रूप में जो गैसेज होती है वो बैकम पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ये स्वतंत्र पाइप है जो कि कहीं जुड़ी नहीं हुई, ये बिल्कुल नीचे की ओर एकदम स्वतंत्र आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये FIP पंप है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप। हिंदी में से बोला जाता है अंतःक्षेपक पंप बोला जाता है इसको। ये 4 सिलेंडर इंजन का आपका पंप है आपका। और देखिए इसमें होल्डर्स दो दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन में है इसलिए इसको बोला जाता है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप। और ऊपर से देखिए यहाँ इस ओर, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है FFP यानी कि फ्यूल फीड पंप या हैंड ट्रांसफर पंप या लिफ्ट पंप या हैंड प्राइमिंग पंप के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे पहले देखिए पीछे से इसको जो पाइपलाइन आ रही है इसको बोलते हैं लो प्रेशर पाइप, जो सबसे पहले आती है फ्यूल फीड पंप को, यहाँ आ रही है। और फ्यूल फीड पंप से देखिए जो पाइप है वो कहाँ जा रही है, इस वाले फिल्टर को जा रही है जो कि प्राइमरी फिल्टर है, जो कि क्लॉथ टाइप कपड़े का बना होता है। और इसके बगल में दूसरा जो फिल्टर लगा हुआ है ये आपका सेकेंडरी फिल्टर है, जो कि विशेष प्रकार के कागज या गत्ते का बना होता है। और यहाँ से देखिए ये जो सप्लाई आ रही है कहाँ आ रही है, देखिए ये आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की ये जो पाइप है ये सीधा FIP पंप से जुड़ी हुई है। यहाँ देखिए ये FIP पंप से जुड़ी हुई है। FIP पंप जो होता है इसके विशेष 3 काम होते हैं। मैं मेरी थ्योरी के अनुसार इसे बोलता हूँ TMP, T फॉर टेम्परेचर, TMP, T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मेजरमेंट, P फॉर प्रेशर। ये 3 काम होते हैं इसके। तो मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि इसे देखिए ये जो FIP पंप है इसको पता रहता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में ही फ्यूल की सप्लाई करना है, ठीक है ना। तो उस टेम्परेचर के अधीन करता है। M फॉर मेजरमेंट यानी कि जो डीजल होता है उसको गणक के रूप में यानी कि विभाजित करके ये इंजेक्टर्स को भेजता है, और प्रेशर के साथ में, P फॉर प्रेशर के साथ में, क्योंकि जो इंजेक्टर्स होते हैं देखो ये हाई प्रेशर पाइप है, यहाँ होल्डर से आगे क्या दिखाई दे रही है आपको, हाई प्रेशर पाइप। ये लोहे की जो पाइपें दिखाई दे रही हैं 4, ये हाई प्रेशर पाइप होती है जो इंजेक्टरों को फ्यूल की सप्लाई करती है। और ये जो इंजेक्टर होते हैं जो सिलेंडर हेड से ब्लॉक की ओर जा रहे हैं, इनका जो प्रेशर होता है 1500 PSI से 3000 PSI इनका स्प्रे प्रेशर होता है, ठीक है। और लास्ट में आपको जो पाइप दिखाई दे रही है 5th पाइप, वो होती है आपको ओवरफ्लो रिटर्न पाइप, यानी कि जब अत्यधिक फ्यूल की सप्लाई हो जाती है तो ओवरफ्लो रिटर्न पाइप के माध्यम से वापस टैंक में वो क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो
जब भी आपको देखना है, इंजन को पहचानना है, तो कितने सिलेंडर इंजन है आप देखिए एफआईपी पंप से। अगर यहाँ से आप काउंट कर करेंगे तो आपको ये 5 पाइपें दिखाई देंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप इसको 5 सिलेंडर बोल दें और 5 सिलेंडर इंजन होता नहीं है, तो कभी देखना हो तो यहां से देखिए एफआईपी पंप से ये होल्डर्स लगे हुए 1 2 3 4, यानी कि ये 4 सिलेंडर इंजन है। और लास्ट में आपको जो पाइप दिखाई दे रही है वो ओवरफ्लो रिटर्न पाइप होती है, ठीक है दोस्तों। और यहां देखिए ये आपकी जो एक्सीलेटर रोड है वो किसको आ रही है, एफआईपी पंप के अंदर आ रही है, क्योंकि एफआईपी पंप के अंदर क्या होती है, गवर्नर होती है। इस हिस्से में क्या होती है, गवर्नर होती है। और गवर्नर का काम क्या होता है कि इंजन की स्पीड के अनुसार फ्यूल की सप्लाई करना। तो वो जैसे ही उस पर लोड पड़ता है, आरपीएम के बढ़ता है, तो उसके अनुसार क्या करती है, आपकी जो ये एफआईपी पंप के अंदर जो गवर्नर लगी है वो इंजन की स्पीड के अनुसार फ्यूल की सप्लाई करेगी। तो गवर्नर अंदर का हिस्सा होता है इसके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। और देखिए दोस्तों यहाँ आपको मैं और दिखाता हूँ, ये देखा आपने ऊपर का टेपिट कवर देखा था, यहाँ से ये देखिए कट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मैं हाथ के माध्यम से बताता हूँ। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे ये हिस्सा सिलेंडर हेड होता है, ठीक है, जिसे सिलेंडर शीर्ष भी बोला जाता है। इससे जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला नीचे का हिस्सा, मैं स्टिक से वापस बताने की कोशिश करता हूं। नीचे का हिस्सा यहाँ ये वाला, ये होता है इंजन ब्लॉक, जिस पर ये एफआईपी पंप है और आपके जो अन्य भाग है उसी पे जुड़े हुए हैं। नीचे का हिस्सा क्या होता है, आपका इंजन ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और सबसे नीचे का हिस्सा, यहाँ देखिए सबसे नीचे का हिस्सा जो होता है इंजन के अंदर, ये वाला, ये है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये ऑयल संप या फिर ऑयल चैम्बर और ऑयल पेन के नाम से जाना जाता है। और नीचे की ओर देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपको ये प्लग दिखाई दे रहा है, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में ड्रेन प्लग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसी के माध्यम से जो इंजन ऑयल है वो निकाला जाता है। तो ध्यान कीजिएगा, इसे कोई नट या बोल्ट ना बोलिएगा, ये होता है ड्रेन प्लग। ड्रेन प्लग के माध्यम से क्या होता है, जो इंजन ऑयल है वो बाहर की ओर निकाला जाता है। और देखते हैं दोस्तों पार्ट्सों के बारे में बारीकी से। यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको अल्टरनेटर दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस ओर, ये अल्टरनेटर होता है जो कि बैटरी को चार्ज करने में सहायक होता है। अन्य जो इसका काम है, अन्य विद्युत डिवाइसों को करंट की सप्लाई भी ये करता है, तो इसे अल्टरनेटर के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ये बोल दिया जाता है कि गाड़ियों के अंदर जो पहले डायनेमो यूज हुआ करता था, लेकिन वो एक तो साइज में बड़ा होता था, ठीक है, और दूसरा ये था कि उसमें तांबे की वाइंडिंग भी बहुत ज्यादा होती थी, है ना, और फील्ड कोयल वगैरह होती थी, तो वो काफी तांबे की वाइंडिंग के कारण कॉस्ट में बढ़ जाता था। तीसरी बात ये थी कि उसकी जो वोल्टेज थी, धारा रेगुलेट करने के लिए अलग से रेगुलेटर की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और खर्चा करो। और चौथी अंतिम जो अहम बात थी कि वो कम स्पीड पर बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं कर पाता था, तो उसके स्थान पर क्या आ गया, अल्टरनेटर हो गया। साइज में देखिए छोटा हो गया, तांबे की वाइंडिंग कम हो गई, कॉस्ट में भी सस्ता हो गया, अलग से किसी प्रकार के इसके लिए कटआउट स्विच की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, और कैसी भी परिस्थिति हो बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज करता है। रही बात कि कई बार बोलते हैं कि अल्टरनेटिव करंट देता है, हमें तो डायोड करंट चाहिए, तो देखिए अल्टरनेटर के अंदर सिलिकॉन रेक्टिफायर या डायोड होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो डीसी करंट है वो प्रोवाइड हो जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ आपको ये रेडिएटर दिखाई दे रहा था, मैं थोड़ा सा और इसके बारे में आपको गहराई से बताने की कोशिश करता हूँ। रेडिएटर के बाद में देखिए यहाँ से ये जो हिस्सा है ये आपको दिखाई दे रहा है वाटर पंप, ये देखिए ये वाला, ये जो है वाटर पंप होता है, यहाँ ये वाटर पंप है, ये देखिए, है ना, तो ये होज पाइप जुड़ी हुई है। तो रेडिएटर के लोअर टैंक से देखिए ये वाटर पंप क्या करता है, पानी को खींचता है, और इंजन के अंदर जो आपके बीच का जैसा होता है, जहां सिलेंडर पेरेंट बोर बने होते हैं, जहां पिस्टन होती है, उसके चारों ओर क्या होते हैं, वाटर जैकेट्स बने होते हैं सिलेंडर हेड में भी। तो यहां से ये जो पानी है, देखिए रेडिएटर से पानी बाहर निकला तो वो क्या हो गया, रेडिएटर का आउटलेट हो गया, और ये इंजन के अंदर होज पाइप के माध्यम से देखिए ये वाटर पंप अंदर पानी खींच रहा है, तो ये इंजन का इनलेट वे हो गया। तो यहां से पानी अंदर खींचेगा और इंजन के अंदर वाटर जैकेट्स में पानी जाएगा, वहां से वो पानी घूमेगा
और देखिए ये जो मार्ग है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मार्ग है ये इंजन का हॉट वाटर आउटलेट मार्ग है ना, हॉट वाटर आउटलेट मार्ग है। और यहाँ देखिए एक टी आपको दिखाई दे रही है, बीच में एक टी दिखाई दे रही है। इस टी को टेम्परेचर टी के नाम से जाना जाता है। और देखिए ये वायरिंग सिस्टम भी आपको दिखाई दे रहा है। ये जो वायर है सीधा डैशबोर्ड के अंदर टेम्परेचर जो गेज है, ये देखिए ये वायर दिख रहा है, ये टेम्परेचर गेज के अंदर जाता है। वहां जो गाड़ी है आपका जो टेम्परेचर है वहां वो डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है। तो ये जो टेम्परेचर टी है इसी के माध्यम से वो टेम्परेचर गेज पर वो टेम्परेचर है वो दर्शाया जाता है। और दोस्तों देखिए यहाँ बीच में लगा हुआ ये थर्मोस्टेट वाल्व है, ठीक है। थर्मोस्टेट वाल्व है, ये क्या करता है, इसका जो काम है इंजन को कार्यकारी तापमान पे लाना, यानी कि जो वर्किंग टेम्परेचर है उस पे लाना। जब तक के इंजन कार्यकारी तापमान पे नहीं आता तब तक बाईपास मार्ग के द्वारा ये पानी क्या रहता है, इंजन के अंदर ही रोटेट होता रहता है। भाई अपनी बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है, जब तक ये मान लीजिए कि बीपी लो होता है तो आदमी कार्य करने में सक्षम नहीं होता, और बीपी लो होगा तब भी आदमी कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। तो एक बॉडी का वर्किंग टेम्परेचर है, तो इंजन को भी काम करने के लिए इसका वर्किंग टेम्परेचर चाहिए। तो ये जो आपका थर्मोस्टेट वाल्व इंजन में आपको दिखाई दे रहा है, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ये खुल जाता है। और ये देखिए जो गर्म पानी है यहाँ से होज पाइप के माध्यम से अपर टैंक में आता है। अपर टैंक में ये पानी आएगा, सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही है खड़ी वाली ये ट्यूब्स होती हैं, तो ट्यूबों में पानी जाता है। और ये पतली पतली आपको फिन्स दिखाई दे रही है, वायुमंडलीय हवा इनसे टकराती है। और देखिए अंदर ये पंखा है जो कि हवा को अंदर की ओर खींचता है, जिससे पानी ठंडा होता रहता है और इंजन की गर्मी को अवशोषित करता रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या था, पूरा आपका जो कूलिंग सिस्टम भी मैंने आपको बताया। और देखिएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो वाटर पंप है इसको चलाने का काम किसका होता है, केम शाफ्ट का, ठीक है। नीचे की ओर आपको जो पुली दिखाई दे रही है सबसे नीचे की ओर, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन डैम्पर पुली। जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसके अग्र भाग पर यानी कि फ्रंट में होती है वाइब्रेशन डैम्पर पुली, और पश्चिम भाग होता है वहां फ्लाईव्हील होता है। तो नीचे की ओर ये जो पुली आपको दिखाई दे रही है, ये बेल्ट चढ़ा हुआ है सबसे नीचे की ओर, उसे ड्राई पुली भी बोलते हैं, उसे वाइब्रेशन डैम्पर पुली भी बोलते हैं, और कंपन अवमंदक के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपको पुली दिखाई दे रही है फैन पुली है जिसपे बेल्ट चढ़ा हुआ है, और यहाँ ये अल्टरनेटर है और ये अल्टरनेटर की पुली है। तो यहाँ जो चालन बन रहा है वो वी बेल्ट चालन बन रहा है। इंजन को ड्राइव 3 तरीके से मिलती है, बेल्ट ड्राइव, चैन ड्राइव और गियर ड्राइव। यहाँ जो ड्राइव मिल रही है इंजन को वो बेल्ट के माध्यम से ये ड्राइव मिल रही है, तो यहाँ ये बेल्ट ड्राइव है, ठीक है ना दोस्तों। तो एक चीज और, कई बार दोस्त ये पूछते हैं कि भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस और ये हिस्सा क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ जो FIP पंप है उसका गियर होता है FIP पंप का, इंजन की केम शाफ्ट का, और FIP पंप को जो चाल देने का जो काम होता है वो इंजन की केम शाफ्ट के द्वारा ही दिया जाता है। तो यहाँ टाइमिंग कवर ये लगा हुआ है, और यहाँ इसका टाइमिंग गियर होता है, क्योंकि FIP पंप होती है उसके अंदर भी क्या होती है, केम होती है। ये नहीं कि भाई इंजन के अंदर ही केम होती है, FIP पंप है उसके अंदर भी अपनी स्वयं की एक केम होती है, और इंजन की केम शाफ्ट के माध्यम से ये ऑपरेट होता है, ठीक है ना। बहुत सी चीजें हैं जो केम शाफ्ट के माध्यम से ऑपरेट होती हैं, जैसे FIP पंप है, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है, वाटर पंप है, ये भी जो है इंजन की केम शाफ्ट के माध्यम से ही ऑपरेट होता है, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए ये जो आपको 2 पाथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये इस ओर भी है और इस ओर भी है। ये आपकी जो केबिन है यानी कि आपका जो चैम्बर है जहाँ ड्राइवर बैठता है, तो उसमें ये वेंटिलेशन के लिए होते हैं, वेंटिलेशन पाथ बने हुए हैं दोनों ओर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ है ना दोनों ओर, ये रे, ठीक है यहाँ से। और ये जो है बोनट टॉप कवर है, आपको दिखाई दे रहा है, बोनट को ढकने के लिए टॉप कवर है, ठीक है ना। और ये बोनट टॉप कवर स्टैंडिंग रोड आपको दिखाई दे रही है, इसको स्टैंड देने के लिए यहाँ पर ये इसकी स्टैंडिंग रोड है, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये ऑयल डीप स्टिक गेज है, ठीक है, ये ऑयल डीप स्टिक गेज है। यहाँ पर ये देखिए ये जो नीचे की ओर आपको जो मार्ग दिखाई दे रहा है, देखिए एक छेद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक ऊपर की ओर, इसे बोला जाता है, ये आपका जो मिनिमम जो लेवल है कम से कम इतना होना चाहिए, और ऊपर की ओर जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ये मैक्सिमम का।
ऑयल डीप स्टिकेज, ऑयल यानी कि इंजन ऑयल, डीप मतलब गहराई, स्टिक मतलब ये नहीं कि एक छड़ है जिस पर 2 गेज बने हुए हैं मिनिमम और मैक्सिमम का इंजन ऑयल चेक करने के लिए। और लगभग आपकी जो ये गाड़ी है आपकी टाटा 407, ये टर्बो की गाड़ी है, इसमें 8 लीटर के समथिंग आपका इंजन ऑयल आता है, ठीक है ना, 8 लीटर के समथिंग इंजन ऑयल आपका इसमें आता है दोस्तों। और थोड़ा सा टायर के बारे में भी हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको टायर्स दिखाई दे रहे हैं, तो टायर के अंदर देखिए जो रीडिंग है आप कैसे लेंगे, यहाँ टायर पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए नीचे की ओर यहाँ पे लिखा गया है 8.25-16, ठीक है ना। और यहाँ देखेंगे और आगे की ओर यहाँ लिखे गए 16 PLY। तो यहाँ ये जो साइज होती है ऊपर वाली, इसको बोलते हैं शोल्डर से लेकर शोल्डर तक की जो चौड़ाई है, इसके अंदर कितनी बताई गई है 8.25, यानी कि शोल्डर से शोल्डर जो इसकी जो साइज है वो 8.25 है। दूसरा देखिए यहाँ -16, यानी कि जो बीड से लेकर बीड, जो रिम की जो साइज है बीड से लेकर बीड, वो कितनी बताई गई है 16। सेंटर पॉइंट से तो कितनी हो गई है, रेडियस 8 हो गई, और टोटल कितना हो गया इसका 16, यानी कि बीड से लेकर बीड ये कितना है 16 इंच का। और 16 PLY, यानी कि इस टायर का जो निर्माण हुआ है, नायलॉन, रेयान, सूत की डोरियां, लोहे के गोल तार, इतनी परतों से बनकर इस टायर का निर्माण हुआ है। और ऊपर की ओर जो आकृति आपको दिखाई दे रही है उभरी हुई, ये यहाँ डिजाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं ट्रेड्स। ये 3 बातों पर निर्भर करती है डिजाइन आपकी। कि सबसे पहली बात, ये डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान कीजिएगा, डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ये पहली बात तो ये कि किस स्थान पे आपको वाहन को चलाना है। दूसरी बात ये कि कितना वजन उस पर लादना है। और तीसरी बात ये कितने घर्षण के साथ में आपको गाड़ी को सड़क पे दौड़ाना है, यानी कि तेज चलाना है। रंग काला बोलते हैं कि भाई रंग काला क्यों होता है, रंग काला इसलिए होता है क्योंकि कार्बन की जो मात्रा है इसमें अधिक होती है, क्योंकि इसको थोड़ा हार्डनेस देने के लिए इसके लिए टायरों का रंग क्या होता है, काला होता है। साइंटिफिक रीजन तो ये है इसका, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा टायर्स के बारे में और देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ इस प्रणाली के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ आपको जो दिखाई दे रही है ये लीफ स्प्रिंग्स होती हैं, लीफ स्प्रिंग। यहाँ सबसे ऊपर की ओर जो आपको लीफ स्प्रिंग दिखाई दे रही है, ये मेन लीफ स्प्रिंग होती है, ठीक है ना, जिसमें आई होल के माध्यम से सिक्किल पिन की सहायता से चेसिस फ्रेम में जोड़ा जाता है। ये लीफ स्प्रिंग होती है। और ये देखिए, ये है शॉक अब्जॉर्वर, जिसे आप अपनी भाषा के अनुसार कई व्यक्ति इसे शॉकर भी बोलते हैं, लेकिन ये होता है शॉक अब्जॉर्वर। लीफ स्प्रिंग और जो शॉक अब्जॉर्वर होते हैं, आगे की ओर भी हैं, पीछे की ओर भी है, यानी कि ये किस लिए लगाए जाते हैं, सस्पेंशन प्रणाली के लिए, ताकि गाड़ी में बैठे यात्रियों, रखे सामान को सड़क के झटकों के कारण कोई असुविधा या खेद प्रतीत ना हो, तो ये सस्पेंशन प्रणाली है वो यूज में ली जाती है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ देखिए लीफ स्प्रिंग आपको दिखाई दे रही है, और ये आपकी क्या दिखाई दे रही है आपको, शॉक अब्जॉर्वर। और यहाँ ये आपकी चेसिस है, ठीक है ना, जो कि लेडर टाइप आपकी चेसिस बनी हुई है। और देखिएगा थोड़ा सा नीचे से मैं पार्ट्सों को और बताता हूँ आपको मैं गहराई से। यहाँ नीचे से देखिए आप, देखिए यहाँ ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये फ्लाईव्हील होता है, जिसे गतिपालक चक्र के नाम से जाना जाता है, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील के जस्ट बाद में क्लच असेंबली आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए ये क्लच असेंबली है जो फ्लाईव्हील के बाद में जुड़ी हुई है। नीचे से देखिए फ्लाईव्हील है जिस पर रिंग गियर चढ़ा हुआ है, ये देखिए रिंग गियर है ना। और ये इसके साथ में ये क्लच असेंबली होती है, और इसके बाद में इंजन गियर बॉक्स होता है। और यहाँ से देखिए इंजन गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट निकली, जो कि यूनिवर्सल जॉइंट के साथ में प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ी हुई है। ये पीछे की ओर क्या जा रही है, प्रोपेलर शाफ्ट जा रही है। तो देखिए बड़ी जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है उसमें 3 यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं। कम से कम आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल जॉइंट कितने होते हैं, तो कम से कम 2 होते हैं और अधिकतम 3 होते हैं। तीसरा जो जॉइंट है वो यहाँ नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ ये यूनिवर्सल जॉइंट दिखाई दे रहा है। और एक देखिए लास्ट में डिफरेंशियल के पास में वहां आपको एक जॉइंट दिखाई दे रहा है। तो 3 यूनिवर्सल जॉइंट है, और जो लास्ट में आपको गोल सी वो उभरी हुई जो आकृति दिखाई दे रही है वो डिफरेंशियल है ना। डिफरेंशियल का मैं पीछे जाकर आपको दिखाता हूँ डिफरेंशियल के बारे में। यहाँ देखिए
पीछे से मैं डिफरेंशियल आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंशियल, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ होती हैं इनमें जो ड्राइव होती है वो रियर व्हील ड्राइव होती है। देखिए यहाँ, ये देखिए ये डिफरेंशियल है, यहाँ जो कि रियर एक्सल है वो 2 टुकड़ों में बना होता है। ये देखिए डिफरेंशियल है, तो इसका काम ये होता है कि 90 डिग्री पर जो आपके जो टायर होते हैं उनके अंदर जो कटाई का जो काम होता है, यानी कि असमान जो चाल होती है इस डिफरेंशियल के माध्यम से होती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल क्या होता है कि इसमें जो रियर एक्सल है वो 2 टुकड़ों में बना होता है, और डिफरेंशियल के अंदर जो ऑयल यूज होता है वो ऐसे 90 से 140 जो है इसके अंदर यूज होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए ये यूनिवर्सल जॉइंट है और ये प्रोपेलर शाफ्ट है। इंजन गियर बॉक्स से वो जो पावर ट्रांसमिट होती है वो प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से ही क्या होती है, डिफरेंशियल को ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था, ये डिफरेंशियल था दोस्तों। मैंने थोड़ा सा एक मैं चीज़ बताना आपको भूल गया था, मैं थोड़ा सा सेल्फ स्टार्टर के बारे में आपको बताना भूल गया था। तो यहाँ देखिए सेल्फ स्टार्टर कहाँ देखेंगे आप, हमेशा जो सेल्फ स्टार्टर आपको दिखाई देगा, देखिए इस ओर इंजन के एक साइड में, थ्योरी जानने के लिए, इंजन के एक साइड में पीछे की ओर 2 या 3 बोल्टों के द्वारा ये माउंटिंग रहता है। देखिए ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सेल्फ स्टार्टर है और इसके ऊपर एक स्विच लगा रहता है जिसको बोलते हैं सोलेनॉइड स्विच, यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लगा रहता है, सोलेनॉइड स्विच होता है। देखिए यहाँ से नहीं दिखाई दिया होगा आपको, मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए ये सेल्फ स्टार्टर है और इसके ऊपर ये जो स्विच लगा हुआ है ये सोलेनॉइड स्विच होता है। और मैंने आपको बताया था कि नीचे की ओर आपको मैंने फ्लाईव्हील दिखाया था, जैसे ही इग्निशन स्विच को आप स्टार्ट करते हैं वहां से इसका पिन आगे बढ़ता है और यहाँ फ्लाईव्हील लगा हुआ था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, जिस पे गियर चढ़ा होता है। तो इसकी जो पिनियन है वो उससे मैश हो जाती है, जिससे फ्लाईव्हील को चाल मिलती है और इंजन गतिमान हो जाता है, चलनेमान होता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए आपका इंजन गियर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉप कवर आपको दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर ये लीवर है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।